बयान। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। घमासान। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। सफाई। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। सवाल। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक राहुल गांधी ने सबूत मांगा था 19 के चुनाव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को फंसा दिया। पार्टी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है और बयान को दिग्विजय सिंह का निजी बयान बताना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने भी सफाई दी और कहा कि सेना के काम पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस की सफाई पसंद नहीं आ रही। बीजेपी ने कांग्रेस से 2 सवाल पूछे हैं। पहला ये कि क्या राहुल गांधी अपने और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के दूसरे बयानों को वापस लेंगे, और दूसरा सवाल ये कि आतंकवाद पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। आज हम इसी पर टक्कर करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्र प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी होंगे बीजेपी की तरफ से, तो अभय दुबे होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया। पहले पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी किया और फिर राहुल गांधी ने भी सफाई दी। कहा कि सेना कुछ करे तो सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। तब बीजेपी ने लगे हाथों पूछ लिया कि क्या राहुल सेना पर अपने दूसरे बयान वापस लेंगे। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। गलवान पर सेना के बारे में बड़े ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किसने किया था कि भारतीय सेना पिट गई वहां पर? ये हैं कौन मिस्टर दिग्विजय सिंह? बाटला हाउस पे सवाल, ओसामा जी, जाकिर नायक शांति के दूत, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक राहुल गांधी ने सबूत मांगा था 19 के चुनाव में। तो आप सब देखा है आपने। लेकिन भारत को कमजोर करने की ये आपकी बार बार प्रक्रिया कब तक चलेगी राहुल गांधी? स्ट्राइक की बात करते हैं। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत तो मांग लिए, लेकिन कांग्रेस को डैमेज का एहसास होते देर नहीं लगी। शायद तभी जब आज तक ने दिग्विजय सिंह से बात करने की कोशिश की तो जयराम रमेश बीच में आए और माइक हटा दिया। आपने मंच से कहा कि जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें लैप्स हुआ है। लैप्स हुआ है, बिल्कुल लैप्स हुआ है। डाइवर्ट। तो दिग्विजय जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी डाइवर्ट। इसके बाद जयराम रमेश ने कांग्रेस की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया और लिखा, दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो उनका अपना बयान है और उसका कांग्रेस के स्टैंड से कोई लेना देना नहीं। 2014 से पहले भी यूपीए सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं। देश हित में जो भी मिलिट्री ऑपरेशन है उसका कांग्रेस ने हमेशा समर्थन किया है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन कांग्रेस के बार बार सफाई देने के बाद भी बीजेपी के सवाल खत्म नहीं हो रहे। हमारी पार्टी ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे चुकी है और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, उसी पे हम खड़े हुए। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर लोगों में जोरदार नाराजगी भी है और कई जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। उधर बीजेपी कांग्रेस से आतंकवाद पर अपना स्टैंड साफ करने की भी मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के नाम पर अपने रुख को स्पष्ट करे।
एक और दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल है और कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस की सियासत है। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राज्य के दर्जे की बहाली का भरोसा दिलाया। आपका हक, पूरा का पूरा हक इन्होंने छीन लिया, तो एकदम कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन आपको जो आपका स्टेटहुड है उसको रीइंस्टेट करने में पूरा हम दम लगा देंगे। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा है और हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड आपको मिलना चाहिए और आपकी जो असेंबली है एक बार फिर चालू होनी चाहिए। जो आपका लोकतांत्रिक सिस्टम है वो एक बार फिर वाइब्रेंट होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। पार्टी को लग रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होगा, लेकिन इस यात्रा के संयोजक ने ही ऐसे सवाल पूछ लिए कि फायदे से ज्यादा नुकसान नजर आ रहा है। महज 6 दिनों बाद भारत जोड़ो यात्रा का समापन होना है, जिसमें दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी न्योता दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल के बाद कौन कौन आता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राहुल गांधी, जयराम रमेश, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता सभी अपने आप को दरकिनार कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के बयान से, लेकिन आप लोगों ने बंदूकें तान रखी हैं। वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का बयान उनका निजी बयान है। राहुल गांधी ने कहा है कि सेना कुछ भी करे, सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्यों टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को? देखिए, ऐसा होता है राजनीति में, किसी भी चीज का अर्थ निकाला जाता संदर्भ के साथ। ये कांग्रेस की आदत, फितरत और शरारत, ये तीनों इससे उजागर हो जाती हैं कि हकीकत में जो इनके दिल की आरजू थी वो इनके जुबान पे आ जाती है। कितना भी भारत जोड़ो का आवरण किया, मुझे अंजना जी वो पुराना गाना याद आ जाता है कि लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। अब चाहे जो हो जाए, वो बरहरे के वो बातें लबों पे आ जाती हैं। और अगर इनका व्यक्तिगत कहें और पार्टी लाइन कहें तो ये समझ से परे है। दिग्विजय सिंह जी इनके इतने सीनियर नेता है, मान लिया उनका बयान व्यक्तिगत था। संजय निरुपम तो सर्जिकल स्ट्राइक बोले थे, उनका बयान क्या था? चलिए, इनके बयान देने वालों में मणिशंकर अय्यर कुछ बोलते हैं, शशि थरूर बोलते हैं, सलमान खुर्शीद बोलते हैं, वो भी व्यक्तिगत है। अरे साहब, होम मिनिस्टर के रूप में सुशील कुमार शिंदे ने बोला कि आरएसएस के कैंपों में आतंकवादी की प्रशिक्षण होता है, व्यक्तिगत है। चिदंबरम साहब एज होम मिनिस्टर बोल देते हैं भगवा टेरर, व्यक्तिगत है। अरे भाई, राहुल गांधी भी तो बोल चुके हैं विकीलीक्स में। मैं ये नहीं कहता सब सही है, आज तक खंडन नहीं हुआ जी, सब वो व्यक्तिगत है। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वो कहते हैं कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए, व्यक्तिगत है। अब सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए, नहीं वो तो सलमान खुर्शीद का व्यक्तिगत बयान था बटाला हाउस इनकाउंटर पे। तो भाई, ये आतंकवाद को लेकर जो आप कहना चाहते हैं उसमें क्या व्यक्तिगत है और क्या समष्टिगत है, ये किसी भी व्यक्ति के लिए दृष्टिगत होना बड़ा मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए। वास्तविकता में यह है कि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, ये कांग्रेस का नीतिगत वक्तव्य है, ये कांग्रेस की सोची समझी पॉलिसी है। और ये कांग्रेस के तमाम नेता एक नहीं अनेक बार बोल चुके हैं और आज तक किसी भी बयान के लिए इन्होंने माफी नहीं मांगी है। कांग्रेस के नेता पार्टी पदाधिकारी की कैपेसिटी में, सांसद की कैपेसिटी में, मंत्रियों की कैपेसिटी में, गृह मंत्रियों की कैपेसिटी में बोल चुके हैं। तो ये कितना भी कह लें, अब उस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो रहीम का दोहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। जवाब दीजिए इसका अभय दुबे जी। अच्छी खासी छवि बन रही थी, गर्माती हुई सियासत की राह पर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे, काहे को ठंडा पानी लाश में डाल दिया? आप दिग्विजय सिंह संयोजक हैं इसके, वो बोलेंगे अब समझाते फिरेंगे आप आम आदमी को। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों को देखो, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ अंजना जी, राहुल गांधी जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने की सरकार जब थी तब पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। सेना के किसी ऑपरेशन पर, सेना की किसी कार्रवाई पर राष्ट्र के किसी भी दल को, किसी भी नेता को सवाल नहीं खड़े करने चाहिए।
हमने सर्जिकल स्ट्राइक की 9 जून 2008 को भट्टल सेक्टर के पार पुंछ में पार जाकर हमने आतंकियों को ठिकाने लगाया पाकिस्तान की तरफ जाकर। 30 अगस्त 1 सितंबर 2011 को शारदा सेक्टर, नीलम रिवर वैली, 6 जनवरी 2013 स्वान पात्रा चेक पोस्ट, उसके बाद 6 अगस्त 2013 और दिसंबर 2013 नीलम वैली। हमने 6 सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन कभी भी राजनीति के लिए हमने देश को आगे रखा, लेकिन अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए उसको कभी हमने भुनाने की कोशिश नहीं की, जैसा भारतीय जनता पार्टी करती है। आप जानती हैं 1962 का वो समय मुझे याद आता है। मैं राज्यसभा की वो डिबेट देख रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, जब अटल जी ने अभय जी एक सेकंड वापस इस पे लौटते हैं। आपने पूरी लिस्ट गिनाई कि आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। क्या देश की जनता को जानने का हक नहीं है कि हमारी सेना ने उस पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए जिसने अनेकों आतंकी घटनाएं की हैं? क्यों छुपा के रखा अगर वाकई आपने किया था तो? आपने किया था, सेना ने किया था? मतलब आपने कहा ना हमने किया था, सेना ने किया। हमने कहा देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो चुने हुए प्रतिनिधि का सदन होता है वो ही सर्वोपरि होता है। मैं इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, मैं इसमें विभेद नहीं देखता। और ये सेना के पूर्व अधिकारियों ने, अगर आप या भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल खड़े करते हैं इन सर्जिकल स्ट्राइक्स पर, तो पूर्व सेना के अधिकारियों ने टीवी चैनल्स पर आकर ये डेट सहित इसका उल्लेख किया है। तब की सरकार की नीति थी, आज की सरकार की नीति है, उसको भुनाने की वो अलग बात है। मैं पूछना चाहता हूं, बड़ा राग अलाप रहेंगे आतंकवाद का। पहले तो मैं अटल जी को कोट करना चाहता हूं। अटल जी ने सदन में कहा था, शांति सम्मान की होनी चाहिए, अपमान की नहीं। मैं पढ़कर सुना रहा हूं ताकि कोई गलती ना हो। शांति सम्मान की होनी चाहिए, अपमान की नहीं। शांति जीवन की होनी चाहिए, मरघट की नहीं। उन जवानों की वीर गाथा की का ही पर्याप्त नहीं है, उनके आत्मोत्सर्ग की कहानियां ही काफी नहीं है। केवल जवानों की वीरता हल्दी घाटी के मैदान में हमारी पराजय को नहीं रोक सकी। केवल जवानों का बलिदान पानीपत के मैदानों में इतिहास की कालिमा को नहीं बदल सका। उन्होंने सेना को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में यह नहीं कहा। हम ये मानते हैं आज भी कि वो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखते थे, और पंडित नेहरू ने इस आवेदन को भी ठुकरा दिया कि ये सदन की जो कार्रवाई है ये सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को जानना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, बड़ा आतंकवाद का पाठ पढ़ा रहे थे आप, सैफुल्लाह फारूक को जानते हैं? दुर्दांत आतंकवादी पंडितों का हत्यारा। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 33 से उसको टिकट दिया। आज यहां पर राग अलाप रहे राष्ट्रवाद का। सैफुल्लाह फारूक के बाद तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट उसको दिया। आज भी आप अगर उसका मेल एड्रेस देखेंगे तो tariq.bjp.123.gmail उसका एड्रेस है। उसके बाद तालिब हुसैन, आश्चर्य था, मैं हतप्रभ था कि देश के गृह मंत्री के साथ मंच साझा कर रहा है दुर्दांत आतंकवादी। उसको भी गांव वालों ने पकड़ा। आंसिया अंद्राबी जो आतंकी थी उसको ब्रांड एम्बेसडर बताते थे। निर्मल सिंह भारतीय जनता पार्टी के वहां पर उप मुख्यमंत्री थे साहब। वो क्या कहते थे? बुरहान वानी को मुआवजा देने के लिए घर गए और उन्होंने कहा कि ये तो एक दुर्घटना थी। बुरहान वानी को वो आतंकवादी नहीं मानते थे, और यहां पर आकर ये हमको पाठ पढ़ा रहे हैं आतंकवाद का। वही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। अब आप आ जाइए, आज क्या परिस्थिति है जम्मू कश्मीर की? क्या जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक पंडितों की और टारगेटेड किलिंग नहीं हो रही? माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में घाटी छोड़कर नहीं गए, दवा का कारोबार करते थे, दुर्दांत आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। सरपंच अशोक पंडिता को सरेराह मार डाला। टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट, राजस्व विभाग के राहुल भट्ट, स्कूल टीचर रजनीवाला, बैंक मैनेजर विजय कुमार। 4 मिनट हो गया। नहीं करते प्रधानमंत्री जी, नहीं करते। 1 सेकंड 10 सेकंड और दे दीजिए। पाकिस्तान परिस्थिति का इन्होंने आरोप लगाया। अरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तबीयत खराब हो जाए तो ट्वीट करके उनका हालचाल जानते हैं 23 मार्च 2021 को बधाई देते हैं पाकिस्तान के स्थापना दिवस। ठीक है, चलिए तमाम सवालों पर जवाब दीजिए। और साथ ही आप जो कह रहे थे व्यक्तिगत ये करते हैं, आप भी तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान आता है तो टीवी पर बैठकर व्यक्तिगत कर देते हैं। अब उस पर कौन दृष्टिगत होगा? सुधांशु जी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ही नहीं, अनेकों ऐसे नेता हैं आपके, साक्षी महाराज से लेकर न जाने कितने नेता हैं, सब पे आप कहते हैं व्यक्तिगत। तो इस पर बताएं दृष्टिगत तरीके से कैसे देखा जाए। अंजना जी, ये न जाने जितने नेताओं की आप हमारे बारे में बता रही हैं, अगर ये माने कि इनके गृह मंत्री, इनके प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी और दिग्विजय सिंह जी के इक्विवेलेंट हैं, तो बताएं उसके इक्विवेलेंट नेता का नाम। हम जवाब देने को तैयार हैं। सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे ना। सोनिया गांधी इज इक्विवेलेंट टू प्रज्ञा ठाकुर। बोलिए, अगर ये मानने को तैयार है मैं जवाब देने को तैयार हूं।
ये कोई दलील नहीं हुई सर। आई एम सॉरी टू से मिस्टर त्रिवेदी, ये कोई दलील नहीं है सर। सांसद तो है ना, इस देश की संसद में तो बैठती ही हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। क्यों आज सुनिए, देश की संसद में अब सुनिए जो प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कहा गया। एक मिनट में पूरी बात करूं। प्रज्ञा ठाकुर ने जो, अरे पूरी बात कर लूंगा। प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा वो संसद में, सुनिए, संसद की कार्रवाई में नहीं है ना, संसद की रिकॉर्डिंग में है। आजकल संसद में रिकॉर्डिंग होती है, आपने उसका दुष्प्रचार किया। अन्यथा संसद में ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, आप उसकी रिकॉर्डिंग मंगा के चला सकते हैं और ईच एंड एवरीथिंग इज रिटेन, लिखी भी जाती है। और उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया, पर सोनिया गांधी ने आज तक स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उनकी आंखों में बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू नहीं आए थे। और आज तक उन्होंने यह भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि संसद भवन की रक्षा करते हुए जिन लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए थे, जब 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं दी गई, उनके परिवार के लोगों ने मेडल लौटा दिए, तब आंखों में आंसू नहीं आए थे, मगर बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए थे। बताइए, मैं जवाब देना चाहता हूं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तो स्पष्ट कहा कि ना सदन की कार्रवाई में है, ना सदन की रिकॉर्डिंग में है, और यह भी स्पष्ट किया, मगर सोनिया जी ने स्पष्ट नहीं किया। वो बहुत स्पष्ट है इनके में। और एक और बात देखिए अभी अंजना जी, बहुत साफ दिखिए, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक जो हमारी सरकार के समय में हुई, उसकी घोषणा किसने की? तत्कालीन डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने। यहां पे कौन बता रहा है? यूपीए सरकार का कोई मंत्री भी नहीं बता रहा है, कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता बता रहे हैं कि फला, और वो भी पोस्ट फैक्टो बता रहे हैं, फला फला तारीख को फला फला को हुई थी। अब कौन इसको माने कि क्या राजनीति है और क्या मिलिट्री का एक्शन है? मतलब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन यदि वह बताए तो वह राजनीति है, और कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता सोते से जागकर और अचानक 12-13 साल पुरानी डेटों को गिनाना शुरू कर दे तो वह राजनीति नहीं है। नहीं, वो तो हमने बड़ा अच्छा काम किया था। इसी कारण से आप लोगों की विश्वसनीयता पर यह इतना बड़ा संकट क्रिएट हो जाता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस देश के सामने राहुल गांधी तो सिरे से खारिज कर रहे हैं। हम दुनिया के इकलौते उन्होंने देश हैं जहां साफ आतंकवाद स्पष्ट को लेकर, अरे सद्धांशु जी, आज उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि मैं दिग्विजय सिंह की बातों से मतभेद रखता हूं। आई डोंट अग्री विथ हिम। वो कह रहे सेना कुछ भी करे उस पर सवाल खड़े करना सही नहीं है। हम उस पर भी जवाब देते हैं। हाँ। जो उन्होंने कहा, अंजना जी अब लिखे का बता देते हैं। इनकी सरकार ने कहा कि 26/11 का हमला हाफिज सईद ने कराया, और दिग्विजय सिंह जी ने कहा आरएसएस ने करवाया। क्या कार्रवाई की इन्होंने? या तो इनकी सरकार गलत थी या दिग्विजय सिंह जी गलत थे, और दोनों चलते रहे। यही दोहरा चरित्र है जिसकी वजह से आप लोगों की यह गति और दुर्गति हुई है। इतना भोला देश की जनता नहीं। और जितनी भी आपने कार्रवाइयां गिनाई है भेजी, ये 26/11 के बाद की कोई कार्रवाई बता दीजिए। और मैं तो पुनः ये बात पहले भी बोल चुका हूं, प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। वो तो दावा कर रहे हैं, वो तो 2013 में भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा कर रहे हैं। मनमोहन सिंह का संदर्भ लेते हुए 2010 में आपकी सरकार आने के जस्ट पहले कह रहे हैं कि उन्होंने नीलम वैली में सर्जिकल स्ट्राइक किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में, नहीं मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने कहा इन्होंने जो कहा, आज कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह जी का संदर्भ लेते हुए बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत की यात्रा के दौरान के आधार पर यह लिखा है कि 26/11 के बाद भारत की सेना आक्रमण करना चाहती थी, मगर उस समय की यूपीए की सरकार ने इसलिए अनुमति नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगा इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ होगा। जनाब, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखा है। अभी तक कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने इसका खंडन या उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा है, मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं। आपके प्राइम मिनिस्टर को कोट करते हुए कहा है। अब प्राइम मिनिस्टर बड़ा, इस स्पेसिफिक आरोप का जवाब दीजिएगा अभय जी, ठीक है? मैं जानना चाहता हूं आरोप का, स्पेसिफिक आरोप का। अंजना जी, मुझे तो इस बात का बेहद दुख और अफसोस है, आज तक के चैनल पर पूर्व 2 थल सेना अध्यक्षों ने इन सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लेख किया, लेकिन आज सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि अभय दुबे ने पहली बार बताया। अरे हां, हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, लेकिन 2 सेना के पूर्व अध्यक्षों ने, और उठाकर रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा, अमेरिका का उल्लेख करते हैं। क्या ये बात सही सच नहीं है कि भारत में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जब हमारी संसद पर हमला हुआ, तब भी ये बात सामने आई थी। अटल जी ने तो उद्घोष किया था कि अब लड़ाई आर पार की होगी, सेना सीमाओं तक गई, लेकिन हमला नहीं हुआ। तो देखिए, देश की परिस्थितियों का मूल्यांकन इस प्रकार मत कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, सेना को धोखा आखिर किसने दिया? आजाद भारत का इतिहास साक्षी एकमात्र राजनीतिक दल है
सेना ने जिसकी अधिकृत रूप से चुनाव आयोग से शिकायत की, कहा कि हमारे शहीदों के, हमारे शहादत को हासिल हो चुके हमारे सैनिकों का फोटो लगाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने वोट हासिल करना चाहते हैं और चुनाव आयोग ने इंस्ट्रक्शंस जारी किए। मैं पूछना चाहता हूं, सेना को धोखा कौन दे रहा है? पूछिए खंडूरी साहब से, जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के वो सदस्य रहते हैं, उन्होंने कहा मोदी सरकार ने भारत के सैनिक संसाधनों को विंटेज कैटेगरी में पहुंचा दिया। पूछिए मुरली मनोहर जोशी जी से, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टिमेट, उन्होंने कहा 62 के बाद सबसे कम बजटरी प्रोविजन। कहां से आप कहां ले जाते हैं बहस को सर? आज बड़ा भटक रहे हैं आप। एक तो लंबा लंबा बोल रहे हैं सर, भटके चले जा रहे हैं सर। इस पर जवाब तो दीजिए ना। ये जो किताब में ओबामा ने लिखा कि डॉक्टर सिंह had resisted calls to retaliate against Pakistan after the attacks, but his restraint had cost him politically. वो लिख रहे हैं कि बीजेपी को फायदा होगा, इस वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह तय किया कि हम पाकिस्तान को जवाब नहीं देंगे। ये अगर गलत है तो क्या कांग्रेस पार्टी ने उनको स्यू करने के बारे में सोचा? नहीं, इसे तो मेरा पेंटागन को, अभी पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट दी कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने पूरा का पूरा गांव बसा दिया है, तो क्या भारत की सरकार सू करने की सोच रही है उनको? देखिए, तथ्यात्मक रूप से वो बिल्कुल झूठ थे, क्योंकि 2 पूर्व थल सेना अध्यक्षों ने और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्रियों ने ये सारी तिथियां बताई सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें साफ उल्लेख किया गया 19 जून 2008, 30 अगस्त, 1 सितंबर 2011, 6 जनवरी 2013, 6 अगस्त 2013 और दिसंबर 2013। ये सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लेख सिर्फ अभय दुबे ने नहीं किया। सेना सरकार आपकी है, रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मगर ये उसको देखना नहीं चाहते क्योंकि ये सेना के शौर्य के पीछे छुपना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जब चीन की सेना भारत की सीमा के अंदर आकर बैठी है, तब भारत के प्रधानमंत्री ने साहस क्यों नहीं जुटाया? क्यों सेना ने जो दस्तावेज 6 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर डाले थे कि यूनिलैटरली स्टेटस को चीन ने चेंज कर दिया, तो आपने डॉक्यूमेंट हटा लिए? क्या हमारे एमईए के स्पोक्सपर्सन ने ये बात नहीं की? क्या हमारे एमईए ने चीन के एमईए से बात की तब ये बात नहीं की? तो देश ठीक है, जवाब दीजिए। अब जब आपके बारे में लिखते हैं तब आप भी तो चुपचाप रह जाते हैं। मैं तो पूछ रहा हूं, अरे कहां पेंटागन की कौन सी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि भारत में आके बना लिया? कुछ भी झूठ बोलने लगते हैं। 1959 से वो इलाका चाइना के कब्जे में। मैं चुनाव बताइए, कहां पेंटागन ने कौन सी रिपोर्ट में लिखा है? कोई भी आके, वो मीडिया की रिपोर्ट के आधार के ऊपर, और मैं भी बता रहा हूं, वो मीडिया रिपोर्ट, अब सुनिए क्या हुआ है। भारत के एक मीडिया ने लिखा, अब सुनिए, और वो मीडिया हाउस का मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इस समय वे एक दूसरे चैनल पर बैठे हैं। फिर उसको कोट किया अमेरिका के मीडिया ने कि इंडियन मीडिया रिपोर्टेड। फिर उस रिपोर्ट को कोट किया हमारे मीडिया ने कि अमेरिकन मीडिया रिपोर्टेड। और ये किरण रिज्जू जी ने ये पूरा का पूरा जो ट्रैक था वो अपने ट्वीट में बहुत स्पष्ट करके दिखाया था कि अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के आधार के ऊपर कहा, और वो रिपोर्ट भारत की एक मीडिया की रिपोर्ट के आधार के ऊपर थी। बाकी तो मैं 100 बातों की बात आपकी अपनी जगह है। हम तो एक बात पूछना चाहते हैं आपसे कि सिर्फ भारत में ही ऐसा क्यों होता है कि आतंकवाद को लेकर स्टैंड चेंज हो जाता है? भारत में ही ऐसा क्यों होता? अमेरिका में तो नहीं होता। अगर ओसामा बिन लादेन को मारने का संकल्प जॉर्ज बुश की सरकार लेती है तो बराक ओबामा की सरकार उसको पूरा करती है। और बताइए, किसी ने पूछा कि हमको ओसामा बिन लादेन की वो डेड बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई? किसी ने पूछा कि उसको किस जगह सुपुर्द दरिया किया गया? हमारे यहां पूछा गया। अमेरिका जैसे बड़े देश से छोड़ के ये लुटे पुटे पाकिस्तान तक में भी किसी की भी सरकार आ जाए, मुशर्रफ रहे, नवाज शरीफ रहे, भुट्टो रहे, इमरान खान रहे या शाहबाज रहे, कश्मीर को लेकर नीति नहीं बदलती, मगर यहां पे बदल जाती है। पता नहीं कौन सी चीज नजर आने लगती है कि आतंकवादियों के लिए भी नरम रहकर ये कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन से मुगालते में, और टेक्निकल बात कर सुधांशु जी, इसका बेस क्या है? आप अगर कांग्रेस पार्टी से अब आतंकवाद पर रविशंकर प्रसाद, पूर्व कानून मंत्री, नहीं सर, पूर्व कानून मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पर अपना रुख साफ करे, क्या मतलब है आपका? मतलब कांग्रेस पार्टी आतंकवाद बढ़ा रही है इस देश में, या बढ़ाती है, या आतंकवादियों को, मतलब क्या सोच है सर ये? हाँ, हम इसका रूप क्या है? बिल्कुल हम स्पष्ट करे दे रहे हैं अभी आपको, बिल्कुल स्पष्ट करे दे रहे हैं कि वो अपना रुख साफ करे। हम एकदम स्पष्ट करे दे रहे हैं। देखिए, जो पार्टी ये कहती है कि उसके लिए इशरत जहां बेटी है, अफजल हालात का मारा है, कहा था बेटी साहब है, बेटी किसने कहा था? सुधांशु जी, आपका तो आपकी तो मेमोरी बड़ी अच्छी है। किसने इशरत जहां को बेटी कहा था? हाँ, तो किसके साथ है बताइए? किस गठबंधन की सरकार थी?
अरे किस उसके बाद तो गठबंधन की आप सरकार पहले थी बिहार मुझे में? बताइए किसने कहा अंजना था? जी बताइए किस गठबंधन की सरकार थी? किसने कहा अरे था? भाई मैं तो कह रहा हूं कहा किस किसने गठबंधन था? की सरकार थी, और कहा एक ही किसने बयान था? नहीं, नो सुना दर्जनों चुके। बयान था, अकेले एक आदमी ने नहीं कहा था। किसने कहा था? अंजना जी कहा किसने था और कितने लोगों ने बिहार में उसके बारे में बोला था? हाँ सर, उसके अगर उनके केवल साथ एक तो बयान आपने हो भी गठबंधन तो की मैं सरकार अपनी बनाई, बात नाम पूरा तो करने को लीजिए। तैयार हूं। जुबान पे दर्जनों नाम तो बयान लाइए थे सांसद बिहार में महोदय। उसके पक्ष में। सांसद महोदय नाम तो लाइए, आप भी उनके अरे साथ भाई सरकार मैं तो बना ये चुके कह हैं। रहा हूं, अच्छा ये बताइए किसने बोला? नहीं नहीं अरे नहीं, अच्छा, ये पलटिए मत, बताइए, आप अगर ट्रैक ये बात पलटने कह में बहुत रहे तेज है सर। तो इनकी सरकार थी ना। इशरत जहां बिहार की बेटी, नहीं, किसने मैं कहा ट्रैक था? नहीं पलट रहा हूं, मैं तो बहुत साफ कह रहा हूं। किसने कहा था? मैं तो कह रहा हूं बहुत साफ बात आपसे। चलिए, अरे चलिए अंजना जी, अब मैं बताता हूं। कहां चलना? अब सुनिए, मैं एक बात कहता हूं। हाँ। इशरत जहां आतंकवादी है, अब मेरी पूरी बात सुनिए, अब पूरी बात। बिहार की बेटी तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इशरत जहां का केस भारत के इतिहास का अद्भुत केस है, जहां पर एक ही सरकार की दो एजेंसी एक दूसरे के खिलाफ हो गई। मतलब पहले इनकी आईबी कहती है कि वो आतंकवादी है, फिर इनकी सीबीआई कहती है वो आतंकवादी है, सीबीआई हलफनामा बदल देती है और आईबी कहती है वो आतंकवादी है। गजब का भाई आपका निर्णय था। आपकी सरकार की आईबी कह रही है आतंकवादी है, सीबीआई पहले कह रही थी आतंकवादी है, बाद में कह रही आतंकवादी नहीं है। और जब हमारी सरकार आई तो वो फाइल गायब थी। अबे जी, भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में मैं आपसे पूछता हूं, चुनौती के साथ एक उदाहरण बता दीजिए, जब एक ही सरकार की दो एजेंसीज ने एक व्यक्ति के आतंकवादी कहने के बारे में डायमेट्रिकली अपोजिट व्यू दिया हो, बता दीजिए। इसे कहते हैं शुद्ध राजनीति। और उस समय के बाद के डिप्टी सेक्रेटरी ने भी बताया कि चिदंबरम साहब ने अपने हाथ से सारा का सारा फाइल चेंज की थी, फाइल पे कुछ और लिखा था, नोट उन्होंने चेंज किया, इसीलिए जब हमारी सरकार आने के बाद फाइल मांगी गई तो गायब थी। तो इशरत जहां की बेटी में तो बहुत से राज दफन हैं, इतना आसान नहीं आपके लिए निकलना। वो तो आपका टेक्निकली होम मिनिस्ट्री के अंदर का जवाब मैं टेक्निकल पूछ रहा हूं, उसका जवाब। और दूसरा मैं कहता हूं, मैं क्यों इनके लिए कहता हूं, इनके लिए बाकी तो अपनी जगह है। सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू आते वो तो ठीक है, भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा हो जाता है। कहते हैं आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट खत्म हो जाना चाहिए, ये कहते हैं सीडेशन का लॉ खत्म हो जाना चाहिए, ये अपने चुनाव के घोषणा पत्र में ये कहते हैं। और उसके बाद क्या इसमें कोई शक रह जाता है? इसीलिए जब इनकी सरकार थी तो पूरे देश में कहां कहां आतंकवाद नहीं होता था। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, नागपुर, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, बताइए कहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, सब जगह धमाके होते थे, लिखा रहता था छूना नहीं। आज क्यों खत्म हो गया भाई जी? जवाब दीजिए। किसके सरकार के समय में खत्म हुआ? और इसका जवाब देखिए, दो प्रश्न इसमें, कई सारे प्रश्न जिसका कि आप इस ढंग से बखान कर रहे हैं। आपके जमाने में एक राज्य बता दीजिए जिसमें आतंकवादी घटना ना हुई। रिपीट ऑफेंस होता है मिस्टर अभय दुबे, जो उन 10 साल में कोई आतंकवादी घटना ना हो। रिपीट ऑफेंस। संदीप दीक्षित ने कहा था सड़क छाप गुंडा आर्मी चीफ के लिए। दिग्विजय सिंह बार बार ये कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि जनता को तो मूर्ख है, उनको बस बता दीजिए कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वही संयोजक भी है इस पूरी यात्रा के और जनता मान जाएगी। सवाल तो एक छवि बनती है, आप देश की राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप सेना के पीछे खड़े, अब आप लोगों की मजबूरी है तो सारे आके सफाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपके कुछ नेता रिपीटेड ऑफेंस कर रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी की छवि बन रही है। ये जवाब देना होगा, बड़ा सीरियस सवाल है सर। अंजना जी, आतंकवाद का सबसे बड़ा दंश अगर किसी ने झेला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। फिर भी सॉफ्ट अप्रोच रखा, इसने इंडिया कहा का सॉफ्ट अप्रोच था। हम अगर सॉफ्ट अप्रोच रखते तो इंदिरा जी की शहादत नहीं होती। हम अगर खालिस्तान का समर्थन करने वालों के साथ खड़े हो जाते तो इंदिरा जी की शहादत नहीं होती। अगर हम भी कह देते कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है। राजीव जी ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया आतंकवाद के खिलाफ, हमने समझौता नहीं किया। हमने छत्तीसगढ़ में अपने 28 नेताओं को खो दिया, लेकिन नक्सलियों के समर्थन में हम आकर खड़े नहीं हुए। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं। अफजल गुरु का सबसे पहला समर्थन किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता राम जेठमलानी जी ने। उन्होंने कहा अफजल गुरु को न्याय नहीं मिला। आरके सिंह को भूल गए? वो आरके सिंह जो कहते थे, खम ठोक कर कहते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित 10 लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल है। राम जी कलसांगरा से लेकर 10 नाम गिनाते थे। वो आज कहां है? वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए तो सारे पाप धुल गए उनके। वो निर्मल सिंह
जो आतंकवादियों को 30-30 लाख रुपए मुआवजा देने की बात करता था आपके राजनीतिक दल का, जब वो उप मुख्यमंत्री होता था, लेकिन वो आपकी वॉशिंग मशीन में ये सारे लोग निकल के सारे पाप धो लेंगे। सिर्फ हम पर आरोप आप लगाते हैं। अरे आप अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले। आपने इस देश के साथ क्या किया? मैंने इतने नाम गिनाए। घोषित आतंकवादी सैफुल्लाह फारूक तो वो आतंकी था जिसने 10 साल जेल काटी, जो अजहर मसूद का शिष्य था, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया। देख लीजिए अब इतिहास उठाकर, वार्ड नंबर 33 कश्मीर में, ये जानने के बावजूद आपने उसको टिकट दिया। आप हर बार हम पर आरोप लगाते हैं। अभी आपने एक्सपा का जिक्र किया। हाँ, हमारे घोषणा पत्र में हमने एक्सपा को हटाने की बात की थी, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर को, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट के लिए, जिसको आप अभी हटाने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आपने क्या किया था जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनानी थी, सत्ता का भोग करना था, तो आपने कहा कि हम एक्सपा को रिव्यू करेंगे, हम आर्टिकल 370 को बरकरार रखेंगे। आज जिनको आतंकी संगठन बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, उन अलगाववादी नेताओं को क्या बताया कि ये तो स्टेक होल्डर थे साहब। आपने मसर्रत तालम का प्रिवेंटिव डिटेंशन, उस एसपी के ऑर्डर को नकार करके उसको छोड़ दिया, जबकि सारे दल कह रहे थे कि आतंकी घटनाएं यहां पर चरम पर हो जाएगी। लेकिन नहीं, जब सत्ता की भूख मिटानी होती है तो व्यवहार दूसरा होता है। आज आप मुझे बता दीजिए, आपने वादा किया था इस देश को कि आर्टिकल 370 हटाएंगे, आर्टिकल 35 हटेगा, बहुत सारे देश के लोग जाकर जम्मू कश्मीर में निवेश करेंगे। 7 पीस ऑफ लैंड सिर्फ लिए गए, वो भी जम्मू के हिस्से में, डाउनटाउन में, कश्मीर की घाटी में निवेश के लिए कोई जमीन आपने आवंटित नहीं की। आपने एक वेबसाइट लॉन्च की, आपने कहा कश्मीरी पंडितों के घर जो उजड़ गए, जो जला दिए गए, हम उनका पुनर्वसन करेंगे। मुझे बता दीजिए, एक पंडित, कश्मीरी पंडित का घर आपने पुनः लौटाया हो तो? अभी भी अभय जी वहां पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके पहले भी अपनी बात को सही किया, उन्होंने वीडियो के जरिए, और इस वक्त भी जब आप मुझसे बहस करके देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्टैंड नहीं है, वो कह रहे हैं मेरा सवाल मोदी सरकार से है। मोदी सरकार से फिर वो सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है सशस्त्र बलों को सर्वोच्च सम्मान मैंने दिया है, लेकिन सैन्य अफसरों से सवाल नहीं करके मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार जवाब दे। तो ये कैसे डैमेज कंट्रोल होगा सर? वो तो लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि हमारे यहाँ फासिज्म नहीं है, हमारे यहाँ निजी क्षमताओं में अपने मंतव्यों को, अपने मतों को रखने का अधिकार है। अंजना जी, हमारे यहाँ के नेता इस दबाव में नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में आज होता है कि एक वक्तव्य देने पर मंत्रिमंडल से ही बाहर आदमी को रास्ता दिखा दें। हमारे यहाँ पर आंतरिक प्रजातंत्र है, लेकिन पार्टी एज ए होल हमारा जो स्टेटमेंट है वो जयराम रमेश जी ने रखा है, वो राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया है। हमने आपको प्रमाण दिए हैं हमारी सर्जिकल स्ट्राइक के, लेकिन हाँ, जो देश के सामरिक दृष्टिकोण से महत्व के सवाल हैं वो हम भारतीय जनता पार्टी से लगातार पूछते रहेंगे। हम पूछते रहेंगे कि चीन की सेना 2000 स्क्वायर किलोमीटर भारत में अंदर आकर बैठी है। कोंचोक स्टैंजी जो वहां के मंत्री हैं लद्दाख के, वो कह रहे हैं कि पेट्रोलिंग पॉइंट 16 जो 50 वर्षों थी, वहां पर बफर जोन नया बना दिया। फिंगर एरिया में नया बफर जोन बना दिया गया। दौलत पे गोल्डी की हमारी एयर स्ट्रिप के नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12A, 13 को ब्लॉकेट कर दिया गया है। वहां पर चीन की सेना बैठी हुई है। ये सवाल हम प्रासंगिकता से खड़े करते रहेंगे। इसमें भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए हमको जो भी बात कहनी है, कदम उठाने, हम वो हर कदम उठाएंगे। 300 kg RDX कहां से आया? पहला सवाल है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और 40 सीआरपीएफ के जवानों पर उनकी शहादत हुई? दूसरा सवाल है, 300 किलो RDX कहां से आया? ये तमाम सवाल वो पूछ रहे हैं। सुधांशु जी, ये सवाल आपकी तरफ से है क्या? अभय जी, अभय जी एक सेकंड सर, अभय जी ये सवाल आपकी तरफ से भी है क्या? अभय जी, जी ये सवाल आपकी तरफ से भी है क्या? देखिए, उसमें तो लोकसभा में जवाब दिया है सरकार ने कि जांच जारी है। ठीक, जवाब लोकसभा में कई सांसदों ने प्रश्न पूछा, अकेले दिग्विजय सिंह जी ने नहीं। इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा कि जांच जारी है। उसकी जवाब सुनते हैं। हाँ, सुधांशु जी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने दिखा दिया कि वो गुरु हैं और संयोजक हैं, चेले की बात मानने को तैयार नहीं है। चेले ने यह दिखाने की कोशिश की, यानी राहुल गांधी जी ने, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह जी राहुल गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, तो चेले ने दिखाने की कोशिश की कि गुरु गुड़े रह गए, चेला शक्कर हो गए।
मगर गुरु ने भी दिखा दिया कि वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं। आखिर में उन्होंने ये दिखाया कि गुरु तो गुरु ही है, मैं तो अपनी बात पे कायम रहूंगा। भाई तुझको जितना जोर लगाना है लगा ले। यानी इसका अर्थ साफ हो गया कि कांग्रेस की जो वास्तविक नीति है, ये मुखौटा लगाकर आकर अभय जी कुछ भी कहें, मगर जो हकीकत है वो तो उनके राजनीतिक गुरु और यात्रा के संयोजक के मुंह से बार बार निकल रही है। अब एक टेक्निकल बात पूछता हूं। इन्होंने कहा सेना के पूर्व अधिकारियों ने उसकी डेट बताई। अभय जी, अब ये बिल्कुल एब्सोल्यूट टेक्निकल बात है। आपकी सरकार यह दावा करती है उस जमाने में अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वो सर्जिकल स्ट्राइक गोपनीय थी या नहीं? यदि वह गोपनीय नहीं थी तो आपने बताया क्यों? और अगर आपकी सरकार का निर्णय था कि वो ऑपरेशन गोपनीय था तो क्या इन अधिकारियों के ऊपर गोपनीयता भंग करने का आरोप लगता है कि नहीं? अब आप ये स्टैंड क्लियर करके अपना टेक्निकल जवाब दे दीजिए। देखिए सुधांशु जी, आप ये बात जानते हैं भली भांति, आप तो एक लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, कि समय सीमा होती गोपनीयता की। उस तत्कालीन परिस्थितियों में अगर सरकार को ये लगता है कि इन तथ्यों को सामने नहीं आना चाहिए तो नहीं आया, और जिम्मेदार सेना के अधिकारी उन पर सवाल मत खड़ा कीजिए आप। मैं तो आपको वो वीडियोस भी शेयर कर दूंगा जो उन्होंने टेलीविजन पर और आज तक पर भी इंटरव्यू दिए हैं। इसलिए उनकी प्रतिबद्धता पर, देश के प्रति उनके समर्पण पर सवाल मत खड़ा कीजिए। मैं ये आरोप लगाना नहीं चाहता आप पर कि आपने राष्ट्रद्रोह जैसे आप हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन देश की अस्मिता, राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भित विषय पर सवाल अगर 1962 से पूछे जाते रहे हैं तो वो पूछना चाहिए। हर एक प्रतिपक्षी दल का यह दायित्व है, नहीं तो इतिहास लिखा जाएगा तो वो इतिहास क्षमा नहीं करेगा कि हमने अपने दायित्वों को नहीं निभाया। मैंने बार बार आपसे पूछा कि वो दस्तावेज आपने क्यों छुपाए जो सेना ने, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने डाले थे चीन के संदर्भित विषय पर, कम से कम वो तो आप वेबसाइट से नहीं हटाते। आपकी रक्षा मंत्री, तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी का 5 मार्च 2018 का जवाब उठाकर देख लीजिए। डोकलाम में आपने प्रेस स्टेटमेंट क्या दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि डिसंगेजमेंट हो गया है, दोनों सेना अपने अपने स्थान पर चली गई। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि उसी स्थान पर चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, जिसकी प्रतियां भी मैंने कई बार चैनल पर दिखाई। तो देश को दिग्भ्रमित करना बंद कर दीजिए, सेना के पीछे छुपना बंद कर दीजिए। पूरे शौर्य के साथ हमारी सेना लड़ती है, लेकिन जो शिद्दत देश के अस्मिताओं के लिए, देश की सीमा की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिखानी चाहिए, वो प्रदर्शित नहीं करती। अनर्गल आरोप लगाना बंद कर दीजिए। सिर्फ दिग्विजय सिंह जी नहीं, कई लोकसभा सदस्यों ने ये सवाल सदन में पूछे जिसका जवाब आज तक भी आपने संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। जवाब दीजिए सुधांशु जी। मैं अनर्गल नहीं, अभी आपको इधर उधर नहीं जाने दूंगा अभय जी। बिल्कुल टेक्निकल बात का टेक्निकल जवाब ही देना पड़ेगा। आपने कहा गोपनीयता की सीमा होती, कृपया मुझे बता दें गोपनीयता की सीमा कितने वर्ष की है और कौन से नियम में वह परिभाषित है? अन्यथा यह स्पष्ट करिए कि वह गोपनीय था तो सार्वजनिक कैसे हुआ और गोपनीय नहीं था तो आपने क्यों नहीं बताया? स्पष्ट बताइए। आपने कहा गोपनीयता की सीमा होती, मुझे बताइए क्या सरकारी विधान है, क्या कितने वर्ष की सीमा है? हाँ, यूरोप में होती है 25 वर्ष की, परंतु आप मुझे बताइए, रूल कोट करिए और गोपनीयता की सीमा बताइए। तो बाकी इधर उधर बोल के बचने का स्कोप नहीं है मान्यवर। मतलब आप तत्कालीन सरकार के समय की सेना पर आरोप लगा रहे हैं, उन सेना के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, सेना के पूर्व सरकार से पूछ रहा हूं ना कि आपका स्टैंड क्या था, वो गोपनीय था या सार्वजनिक था? आपका कांग्रेस की सरकार पर है या सैन्य अधिकारियों पर है, किस पर है? अब फिर टेक्निकल जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप। हम तो सरकार से पूछ रहे हैं क्योंकि आपने आके बोला है। मेरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ना सैन्य अधिकारी बोल रहे हैं, ना उस समय की सरकार का मंत्री बोल रहा है। राजीव या तो एक एंटोनी साहब आके बोलते तो हम सरकार से पूछते। आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं भाई, तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं आपकी सरकार थी, आपका क्या नीतिगत स्टैंड था उस समय? बहुत अच्छा प्रश्न किया। एंटनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, मनीष तिवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, राजीव शुक्ला जी ने लिए और सेना के 2 पूर्व सेना अध्यक्षों ने इन बातों को टेलीविजन पर सार्वजनिक रूप से रेखांकित किया है और यह भी कहा है कि तत्कालीन सरकार की नीति थी कि हम युद्ध उन्माद में देश को नहीं झोंकना चाहते। जो कार्रवाई दृढ़ता से करनी होती सरकार को वो की जाती है, लेकिन आपने अपने सत्ता के भोग के लिए इनको उपयोग करना प्रारंभ किया। आप देखिए उस समय के उत्तर प्रदेश के चुनाव के उदाहरण उठाकर देख लीजिए। आप जगह जगह सड़कों पर वो
तस्वीरें लगाकर वोट मांगा करते थे। प्रधानमंत्री जी ने तो ऑफिशियली भाषण दिया। और पुलवामा की घटना के समय क्या ये सच नहीं है कि जिम कॉर्बेट में प्रधानमंत्री जी शूटिंग में व्यस्त थे, उसके बाद उन्होंने उधमपुर की रैली को टेलीफोन से संबोधित किया, उसके बाद संज्ञान इस घटना का लिया। जिस बात को हमने उठाया जो देश हित में है, तब भी वो बात हम रेखांकित करते रहेंगे और आज भी उन प्रश्नों को हम खड़ा करेंगे। जवाब दीजिए आप। वो कह रहे हैं आप उस वक्त के सेना के अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर आप उनके सर्जिकल स्ट्राइक्स पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सुधांशु जी। अंजना जी, मैंने तो बहुत साफ कर दिया, ना उस व्यक्ति के सेना का अधिकारी इस समय टीवी पे बोल रहा है, ना उस समय का रक्षा मंत्री बोल रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं और बिल्कुल टेक्निकल बात का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है कि यदि वह गोपनीय ऑपरेशन था तो अब सार्वजनिक क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यह कंडक्ट रूल के अगेंस्ट है। अगर गोपनीय नहीं था तो उस समय क्यों नहीं बोला गया? इससे मतलब बहुत साफ है कि हाथी के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। और जहां तक आपने 3 बार 62 का उल्लेख किया तो मान्यवर मैं याद दिला देना चाहता हूं, 62 में हम जनसंघ थे, जनसंघी नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। आपने अटल जी को कोट किया, मैं नेहरू जी को कोट कर रहा हूं। उन्होंने आरएसएस की भूमिका की इतनी तारीफ की कि उन्होंने 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया। 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जनसंघ और आरएसएस दोनों की भूमिका की तारीफ की। गुरु गोलवालकर जी को कंसल्टेशन के लिए बुलाया। 1971 के युद्ध में आप खुद कहते हैं कि अटल जी ने इंदिरा जी की इतनी तारीफ की थी, मगर आपने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। 1999 के युद्ध में आप बोफोर्स लाके दिखा रहे थे, आप लाहौर बस उल्टी दिखा रहे थे कारगिल युद्ध के समय में, और हर आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर आप उल्टे प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। तो अगर पूरा देखेंगे तो बहुत साफ समझ में आ जाएगा कि देश के साथ चुनौती के हर काल में हम ईमानदारी से अपना राजनीतिक मतभेद भूलकर, और 62 इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन नेहरू जी के ऊपर जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था, जेल में रखा था, यातनाएं दी थी, छोटा सा एकदम अभय जी, एकदम छोटा, लोगों ने ऐसा समर्थन किया कि नेहरू जी की मुझसे प्रशंसा ही नहीं निकली, गणतंत्र दिवस को बुलाया। और आप क्या करते हैं? पूरा देश देख रहा है। बस जो पंडित नेहरू ने किया हम वही आज की सरकार से चाह रहे थे कि जब चीन भारत की सीमा में घुसकर अतिक्रमण कर रहा है तो सारे राजनीतिक दलों को विश्वास में लीजिए, बुलाइए, आप पार्लियामेंट को आहूत कीजिए, पार्लियामेंट पे चर्चा कराइए। यही तो हम लगातार मांग कर रहे थे। जो सरकार सेना के दस्तावेजों को वेबसाइट से हटा दे, जो एमईए के स्टेटमेंट को स्वीकार करने से इनकार कर दे और ये कह दे ना यहाँ कोई आया है ना घुसा है, उस सरकार ने देश की क्या परिस्थिति कर। सिर्फ एक लाइन का जवाब। दिग्विजय सिंह आर पार की लड़ाई छेड़ रहे हैं, वो एक एक डिटेल अब मांग रहे हैं, और इधर वो चीन पर। छोटा सा जवाब सुधांशु जी। अंजना जी, अब बहुत साफ हो गया, दिग्विजय सिंह हमसे आर पार की लड़ाई नहीं, कांग्रेस के अंदर आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अपनी छवि कांग्रेस में सुधारने के लिए यात्रा कर रहे थे और चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दूबे बनकर, और काम उनके गुरुजी ने ही करवा दिया है। और ये जयराम रमेश जी और दिग्विजय सिंह जी की आपस का इशू ज्यादा नजर आ रहा है, बजाय बीजेपी का नजरिया यह है कि आपस की लड़ाई है। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान जिससे घमासान छिड़ा है, और क्या इससे कांग्रेस हो सकती है परेशान, क्योंकि आप देख रहे हैं उधर से बार बार पुश किया जा रहा है कि हम दिग्विजय की बातों से सहमत नहीं है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।